हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 15 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी मदद मिले आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे सेंटर ऑफलाइन सेंटर नागपुर के आसपास रहते हैं, ठीक है, नागपुर में या उसके आसपास रहते हैं और हमारे साथ ऑफलाइन सारी की सारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए, तो हम आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपकी 19 जून को होने वाली है, जिसमें 50% हम डिस्काउंट देने वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स जो भी उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में आएंगे। क्या मिलेगा? 50% डिस्काउंट इन फीस। बताइए कितना अच्छा ऑफर है ये, है ना? एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि आप इस टॉप 3 में आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा हाफ हो जाएगी आपकी फीस। और बाकी सारे बच्चों को भी, मतलब 100% बच्चों को क्या मिलने वाला है? शॉर्ट प्राइज मिलने वाला है। और इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। एसएमएस करिए रजिस्टर हमारे नंबर पर 7447712004। ठीक है, क्या करेंगे? सिर्फ एक एसएमएस करेंगे, रजिस्टर, रजिस्टर 7447712004। यहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की टोटल सारा कुछ इसमें हम लोग आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो हरी अप, जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग चेयर फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ठीक है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हर जो आपकी मिनिस्ट्री होती है उनके एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, उन लोगों की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई गई जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, तो इसको किसने चेयर किया था? नितिन गडकरी जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने या फिर अमित शाह ने? तो यहाँ पर सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या किया है? इसको चेयर किया है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज आए थे। ठीक है, ये हुआ कब है? ये 16 और 17 जून को होने वाला है, हुआ नहीं है। ठीक है, होने वाला है, टू बी चेयर्ड है ना? चलिए, तो और होगा कहां पर ये भी आपको याद रखना है। ये होने वाला है एचपीसीए स्टेडियम। ठीक है, कहां पर है ये? धर्मशाला, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। विच स्टेट वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स टाइटल 2021? ठीक है, 2022 में हुए हैं, 2021 के गेम। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये गेम कहां पर हुए हैं? पंचकुला, हरियाणा में। पंचकुला, हरियाणा जो है इसके, इसका होस्ट था। ठीक है, और इस बार जीता कौन है? टाइटल किसने जीता है? टाइटल उस किसको मिलता है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात है? तो हरियाणा ने ही होस्ट किया था और हरियाणा ने क्या किया है? टाइटल जीता है यूथ गेम्स में। ठीक है, आपको एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पर हरियाणा के मेडल्स कितने हैं? हरियाणा के मेडल्स है 137, जो 3 पार्ट में बटे होंगे आपके, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड में है 52, सिल्वर में है 39 और ब्रॉन्ज में है 46। आपको याद रखना है सेकंड पे कौन आया है। ठीक है, कभी कभी रनर अप भी पूछ लेता है। सेकंड पे आया है महाराष्ट्र, जो कि पिछले बार का टॉपर था, इस बार आया है सेकंड पे, जिनको 125 मेडल मिले। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच प्लेयर वॉन आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी का मतलब क्या होता है? प्लेयर ऑफ द मंथ, मई 2022। ठीक है, देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या है? इस साल जनवरी से इन्होंने क्या किया है, हर महीने के लिए, हर मंथ के लिए, जो भी एक मंथ में आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, उस महीने के लिए आपके प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाएंगे, मेन और वुमेन दोनों में। ठीक है, तो इस बार मई 2022 के रिजल्ट्स आए हैं और बाबर आजम, रोहित शर्मा, जो रूट या एंजेलो मैथ्यूज, इनमें से कौन सा है? आपको वोटिंग करके पता करना होता है। ठीक है, मतलब लोगों से वोटिंग लेके ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीता कौन है? एंजेलो मैथ्यूज, अपने परफॉर्मेंस के लिए मई 2022 में। और एक याद रखना है आपको कि विमेन में कौन जीता है? विमेन में जो जीती है वो है टूबा हसन, टूबा हसन। इन्होंने रिसेंटली डेब्यू किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, ये स्पिनर है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम किसी श्रीलंकन को भी मिला है और फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तान विमेन को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। विच कंपनी पार्टनर्ड विथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर डिजिटल एंड लाइफ स्किल कोर्सेज? ठीक है, डिजिटल कोर्सेज और लाइफ स्किल कोर्सेज जो है उसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस या फिर विप्रो? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है डिजिटल
कॉर्पोरेट एजुकेशन, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें लगती है उसके लिए डिजिटली आपको एजुकेट करना, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। तो इसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक, हार्वर्ड बिजनेस जो है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है हार्वर्ड बिजनेस, उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है कि हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल लाइफ स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे लोगों को क्या मिले, ज्वाइन करते से ही, मतलब जैसे ही आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें आपको पहले से लाइफ स्किल कोर्सेज आपके पास हो, आपके पास डिजिटल कोर्सेज आपके पास हो, आपको सब कुछ नॉलेज हो उस चीज की। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इंडियाज मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स किसने लॉन्च किया है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल, तो सही आंसर होगा यहाँ पर एयरटेल। एयरटेल ने नया एक लेकर आया है जिसका नाम है एक्सट्रीम, ठीक है, एयरटेल के ऐप का नाम होता है एक्सट्रीम, ठीक है, तो एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स, एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स, ठीक है, होने क्या वाला है यहाँ पर, एक साथ 20 स्क्रीन लगेगी, ठीक है, 20 स्क्रीन लगेगी, और यहाँ पर आपको सारे कंटेंट मिलेंगे टीवी के, फिल्म के, ओटीटीज के, ठीक है, और ये आपका जो है एक्सेस आप कैसे कर पाएंगे, कौन से मेटावर्स से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, तो उसका नाम है पार्टी नाइट नेट मेटावर्स, पार्टी नाइट मेटावर्स, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच विल बी द फर्स्ट कंट्री, कौन सी ऐसी पहली कंट्री होगी इन द वर्ल्ड टू हैव रिटन वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट्स, ठीक है, आप कहेंगे कि सर एवरी सिगरेट्स पे तो अभी भी रहता है, एवरी सिगरेट्स पे नहीं रहता बेटा, एवरी सिगरेट पैकेट्स पे रहता है, ठीक है, अभी जो है वार्निंग्स जो है हर जगह आपके सिगरेट पैकेट्स पे होता है, जहां पर लिखा होता है कि भाई ये जो है पीने के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इससे पिएंगे तो आपको अ, शारीरिक परेशानियां हो सकती है, ठीक है, आपको डिजीजेस हो सकती है, ठीक है, तो ये जो है अब ये क्या करने वाले, हर सिगरेट पे लिखने वाले, ठीक है, एक एक सिगरेट्स पे लिखेंगे, तो ये पहली कंट्री है कौन सी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस या चाइना, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कनाडा। कनाडा ने क्या किया था, कुछ सालों पहले कहा था कि हम लोग ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिक्स से फोटो वार्निंग देंगे किस चीज पर, टोबैको पे, टोबैको पैकिंग पे, ठीक है, तो ये भी कौन चलाता है, आपको याद रखना है कनाडा ही चलाता है टोबैको पे, और अब उन्होंने किया है कि हम हर सिगरेट पे देंगे वार्निंग। प्रपोजल है उनका कि हम लोग उस पे क्या लिखेंगे, प्रपोजल उनका है हम उस पे लिखेंगे पॉइजन, पॉइजन इन एवरी, एवरी पफ, ठीक है, पॉइजन इन एवरी पफ, पर ये सिर्फ अभी प्रपोजल, अभी फिक्स नहीं हुआ है क्या लिखेंगे, पर ये फिक्स हो गया है कि लिखने वाले, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि कनाडा के आपके कैप कैपिटल क्या है, ओटावा, ठीक है, हर किसी को पता होता है, और यहाँ पर कनाडा के हेड जो है वो है जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व, देखिए ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, और जरूरत भी है, क्योंकि क्या होता है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ही आप कह लीजिए, जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर जो है ब्लड डोनेशन के, जिनको ब्लड लगता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, और जो डोनर है, ठीक है, वो जो है वो कम है, तो जो इनकी जो भरपाई है वो कैसे होगी, मतलब इनको सारे लोगों को ब्लड फिर नहीं मिल पाएगा, तो ब्लड डोनेशन आपको करना चाहिए, अच्छी चीज है। इसके खिलाफ जो है, इसके लिए जो है आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये कब मनाया जाता है, जून 12, जून 13, जून 14 या फिर 15, तो सही आंसर है यहाँ पर जून 14, जून 14, ठीक है, जून 14 को मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि इसका इस साल का थीम क्या थी, तो इस साल की थीम थी ब्लड डोनेशन, एक सेकंड ये कुछ गलत हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं कि ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडिटी, सॉलिडेरिटी, देखो सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, या फिर एक साथ जो काम करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं सॉलिड, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है इस साल की थीम। और 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये बर्थडे होता है कार्ल, कार्ल लेंडस्टेनर का, ठीक है, और ये कौन है, ये वो है जिन्होंने आपके ब्लड ग्रुप्स निकाले थे, एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो है
फाइंड किए थे कब? 1901 में। इसका मतलब 1901 के पहले आपको पता नहीं होता था कि आपका ब्लड का जो है वो ग्रुप कैसा है, तो आप शेयर नहीं कर पाते थे ब्लड, है ना। अभी जो है आपके ब्लड ग्रुप्स 1901 के बाद आपको पता चलने लगे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर, कौन से नंबर के इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 74, 75, 76 या 77? तो यहाँ पे सही आंसर होगा 74। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी कि इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर फर्स्ट 1998 में कौन बने थे? 1988 में, सॉरी 1988 में कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अभी भी खेलते विश्वनाथ आनंद। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नॉर्वे चेस ओपन में इनका रैंक कौन सा आया है? थर्ड आया है। और इसी रैंक में जो है आपके जीते कौन है? आर प्रज्ञानंदा, प्रज्ञानंदा। ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? एक चीज चाहिए कि ग्रैंड मास्टर के 3 रूल होते हैं। ठीक है, 3 नॉर्म्स, आपको वो 3 नॉर्म्स को फुलफिल करना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपकी जो लाइव रेटिंग्स होती है, ठीक है, जब आपको चेस खेलते हो तो आपको लाइव रेटिंग्स मिलती है, तो ये रेटिंग्स जो है ये 2500 पॉइंट के ऊपर हो जाना चाहिए। उनका पॉइंट होता है ईएलओ पॉइंटिंग, तो 2500 ईएलओ पॉइंटिंग की अगर आपके ऊपर क्या होगी रैंक, तो आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। ठीक है, और इंडिया से ये 74th ग्रैंड मास्टर है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के फेमस ग्रैंड मास्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंदा और अब राहुल श्रीवास्तव 74th नंबर के, और ये आते हैं तेलंगाना से, तेलंगाना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? ठीक है, देखिए ई गवर्नेंस जो है धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और हमें जरूरत है कि गवर्नेंस की जो सर्विसेज है आपकी, वो भी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस स्कीम लेकर आई है, जिसके लिए आपने पता किया है कि इस बार जो है कौन से स्टेट ने इसमें अच्छा खासा स्कोर किया है, कौन सा स्टेट जो है ई गवर्नेंस को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला? तो सही आंसर है केरला। केरला जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया। ठीक है, और आपको चीजें पता होनी चाहिए कि यूटी जो है यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आया है। उसके बाद आपका अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके मेघालय जो है और नागालैंड जो है, इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ई गवर्नेंस सेक्टर में। ठीक है, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2019 में पिछले बार हुआ था और 2021 में अब हुआ। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इस बार केरला का है, पर सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसमें दिखी है, ग्रोथ का मतलब होता है पिछले बार से इस बार ज्यादा ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो उसमें दिखी है वो है तमिलनाडु। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि ग्रोथ किस में दिखी है, तो आप तमिलनाडु लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछे किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप केरला लगाएंगे। तो दोनों में आपको फर्क समझना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर? कौन जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन है? इराक, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई? तो यहाँ पर सही आंसर होगा इराक। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आपको पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली कल ही की न्यूज है कि रशिया जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्या बन गया है, ऑयल सप्लायर बन गया है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया, मतलब अभी तक सऊदी अरेबिया सेकंड पे था, अब सऊदी अरेबिया थर्ड पे आ गया है, और रशिया जो है वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया, और इराक तो आपका फर्स्ट पे हाल पहले से ही था। ठीक है, इस साल जो है मई में ये रिजल्ट आया है। ठीक है, मतलब मई के बारे में आपको पता चला है कि 25 मिलियन बैरल हम लोग ने कहां से मंगाया? रशिया से मंगाया। एक चीज आपको पता और होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो थर्ड नंबर का हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल हो गया है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा करता है यूएसए, बहुत ऑयल लगता है उसको। सेकंड पे आता है चाइना, और थर्ड पे आता है इंडिया। थर्ड पे आता है इंडिया, और उसमें भी क्या हो रहा है कि 85% इंडिया जो अपना ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता है मतलब बाहर के देशों से मंगाता है, इराक से, रशिया से, सऊदी से, यूएई से, ईरान से। ठीक है, तो यहां से वो इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए कि वेस्टर्न, अगर आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न जोनल काउंसिल की इस बार की मीटिंग कहाँ होने वाली है, तो ये होने वाली है दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव। ठीक है, रिसेंटली पिछले बार क्या हुआ था, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को अभी अभी क्या कर दिया है, दोनों को जोड़कर एक यूटी बना दिए। पता है कि नहीं पता? ठीक है, अच्छा
एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आसाम के मानस नेशनल पार्क ये अभी न्यूज में चल रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, राइनो एस्टिमेशन होने वाला है, राइनो एस्टिमेशन, कि भाई कितने राइनो है, गिनती विनती करेंगे उसकी, और उनके उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, बाकी सारी चीजें उनकी सर्वे टाइप होने वाला है। और 14 टाइम ये करने वाले हैं मानस नेशनल पार्क में, ठीक है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है। स्टैटिक को आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी सीधा सीधा वो पूछ लेगा कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, पर ये न्यूज में था इसीलिए उसने पूछा है कि वो कहाँ है, ठीक है। चलिए अगले इस पे चलते हैं कि जो मास शूटिंग होती है, ठीक है, मास शूटिंग यानी एकदम फटाफट जो क्या हो रहा है, मतलब आ रहे हैं और उड़ा दे रहे हैं लोगों को, है ना, मतलब लोग एक जगह इकट्ठा थे, वहां पर शूटिंग कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो जा रही है। मास शूटिंग के खिलाफ एक रेड फ्लैग बिल पास किया पार्लियामेंट ने, ठीक है, रेड फ्लैग बिल। तो ये कौन सी पार्लियामेंट ने किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने किया है। यूएसए ने ये बिल पास किया है, रेड फ्लैग बिल, जो कि किससे रिलेटेड है, मास शूटिंग के अगेंस्ट में है, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ई विधान ऐप, नेशनल ई विधान ऐप, जो कि आपकी पार्लियामेंट के लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है, जो कि जिससे आपको विधानसभा की सारी सर्विसेज क्या मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। तो ये जो है किसने अडॉप्ट किया है, ये किया है नागालैंड ने, ठीक है, नागालैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का दर, ठीक है, कितना है इस बार के लिए, तो वो है 7.04%। ये कैसे पता किया गया है, कौन से इंडेक्स से पता किया गया है, तो आपको याद रखना है कि सीपीआई से पता किया गया है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि नीरज चोपड़ा जी जो है, ठीक है, सब लोग जानते हैं तो नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने हमारे लिए टोक्यो ओलंपिक्स में क्या लाया था, गोल्ड मेडल लाया था। एक इवेंट हो रहा है पावो नुमरी गेम्स, ठीक है, इसमें उन्होंने कल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने 89.03 मीटर्स अपना जैवलिन फेंका है। नीरज चोपड़ा जैवलिन के लिए खेलता है ना, आपको पता है, 89.03 मीटर्स जो है अपना जैवलिन फेंका है, और अपना पुराना जो रिकॉर्ड था 87.58 मीटर्स, जो कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में फेंका था, जिसके वजह से उन्हें गोल्ड मिला था, इसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या नंबर है उनका, 89.03 मीटर्स। चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारी ये सीरीज। चलिए थैंक यू।